दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण से जुड़े वो अनसुने रहस्य साझा करेंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। इतिहास के बंद पन्नों को जब हम पलटते हैं तो पाते हैं कि क्रांति कभी भी महलों से नहीं बल्कि धूल और मिट्टी से सने उन गलियारों से निकलती है जहां अन्याय की जड़ें सबसे गहरी होती हैं। भारत की मिट्टी में ऐसे असंख्य बीज बोए गए हैं जो सदियों से दबे कुचले समाज के दर्द से उपजे हैं। इनमें से एक नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें दुनिया रावण के नाम से भी जानती है। उनका जीवन महज एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा का पुनरुत्थान है। वह विचारधारा जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नीली किताब यानी संविधान से निकलकर सड़कों पर उतर आई है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उस समय हुआ जब भारत आजाद तो हो चुका था, लेकिन उसके करोड़ों नागरिक अभी भी जाति की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव घड़कौली में 5 दिसंबर 1987 को एक साधारण सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल गोवर्धन दास के घर एक बालक ने जन्म लिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह बालक एक दिन भारतीय राजनीति की स्थापित व्यवस्थाओं को चुनौती देगा, सत्ता के गलियारों में तूफान लाएगा और दलित समाज की आवाज बनकर गूंजेगा। घड़कौली गांव सहारनपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा इलाका है जहां प्रकृति की हरियाली तो भरपूर है, लेकिन सामाजिक विषमताएं और भी गहरी। यहां की मिट्टी में दलित समुदाय की सदियों पुरानी पीड़ा समाई हुई है। सहारनपुर जिला, जो कभी मुगल साम्राज्य का हिस्सा रहा, आज भी जातिगत संघर्षों के लिए जाना जाता है। 1980 के दशक के अंत में जब चंद्रशेखर का जन्म हुआ, तब भारत आर्थिक उदारीकरण की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन ग्रामीण भारत में दलितों की स्थिति अभी भी दयनीय थी। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर कमजोर, जातिगत भेदभाव आम और ऊंची जातियों का दबदबा हर जगह। गोवर्धन दास चंद्रशेखर के पिता एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। वे खुद दलित समुदाय से थे और शिक्षा को हथियार मानते थे। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। स्कूल में उन्हें ऊंची जाति के लोगों से भेदभाव का सामना करना पड़ता था। कहते हैं कि उन्हें अपना खुद का बर्तन लेकर जाना पड़ता था क्योंकि कोई उन्हें छूना नहीं चाहता था। ऐसे माहौल में गोवर्धन दास ने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व सिखाया। चंद्रशेखर की मां, जिनका नाम जग्गी देवी था, एक गृहिणी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्होंने बच्चों में न्याय की भावना पैदा की। परिवार में चंद्रशेखर के अलावा भाई बहन भी थे, लेकिन चंद्रशेखर बचपन से ही अलग थे, जिज्ञासु, साहसी और अन्याय के खिलाफ बोलने वाले। बचपन की उन संकरी गलियों में चंद्रशेखर ने जो देखा वह किसी भी संवेदनशील बच्चे को झकझोर देता। गांव में दलित बस्तियां अलग थीं, जहां पानी की सुविधा नहीं, बिजली का नामो निशान नहीं। ऊंची जातियों के लोग दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं देते, स्कूलों में अलग बैठाते। चंद्रशेखर ने खुद स्कूल में ऐसे भेदभाव देखे। उनके पिता बताते थे कि कैसे बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाकर सबको बराबरी का हक दिया, लेकिन जमीन पर वह हक छीना जा रहा है। घर में अंबेडकर की किताबें, उनकी तस्वीरें और उनके विचारों की चर्चा आम थी। चंद्रशेखर बचपन से ही अंबेडकर को अपना आदर्श मानते थे। वे कहते थे कि अंबेडकर ने दलितों को पढ़ लिखने का हथियार दिया और वही हथियार अब लड़ाई का माध्यम बनेगा। गांव के बच्चे जब खेलते तो चंद्रशेखर उन्हें कहानियां सुनाते, पेरियार की, ज्योतिबा फुले की और अंबेडकर की। लेकिन बचपन सिर्फ खेलकूद नहीं था, यह संघर्ष की शुरुआत था। एक बार स्कूल में एक ऊंची जाति के बच्चे ने चंद्रशेखर को छुआछूत का ताना मारा। चंद्रशेखर ने जवाब दिया, लेकिन इससे झगड़ा हो गया। पिता ने उन्हें समझाया कि जवाब हिंसा से नहीं, शिक्षा से दो। यह घटना चंद्रशेखर के मन में गहराई तक बैठ गई। जैसे जैसे चंद्रशेखर बड़े हुए, उनकी शिक्षा का सफर शुरू हुआ। प्राथमिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से हुई, जहां उनके पिता ही प्रधान थे, लेकिन यहां भी चुनौतियां कम नहीं। स्कूल में संसाधनों की कमी, शिक्षकों का रवैया और जातिगत पूर्वाग्रह। चंद्रशेखर पढ़ाई में तेज थे, लेकिन वे सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थे, वे समाज को देखते, समझते। हाई स्कूल के लिए वे सहारनपुर शहर गए, जहां AHP इंटर कॉलेज में दाखिला लिया।
यहां दलित छात्रों के साथ भेदभाव और भी स्पष्ट था। दलित लड़के बेंच साफ करने को मजबूर, पानी पीने के लिए अलग गिलास। चंद्रशेखर ने इसका विरोध किया। वे छात्रों को एकजुट करते, छोटे मोटे प्रदर्शन करते। एक बार स्कूल में दलित छात्रों पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने बेंच साफ करने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर ने आगे बढ़कर विरोध किया और इससे उनकी पहली गिरफ्तारी हुई। हालांकि उम्र कम होने से छूट गए। यह घटना 2000 के दशक की शुरुआत की थी, जब वे किशोर थे। इसने उन्हें सिखाया कि व्यवस्था बदलने के लिए संगठन जरूरी है। उच्च शिक्षा के लिए चंद्रशेखर देहरादून चले गए। यहां उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीए किया, फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से LLB और MA। कानून की पढ़ाई उनके लिए सिर्फ डिग्री नहीं थी, बल्कि एक हथियार। वे देखते थे कि संविधान में आर्टिकल 14 सबको समानता का हक देता है, आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक लगाता है, लेकिन जमीन पर दलितों के साथ क्या हो रहा है। देहरादून में रहते हुए उन्होंने सामाजिक विद्रूपताओं को गहराई से समझा। विश्वविद्यालय में दलित छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव, छात्रावास में कमरे न मिलना, प्रोफेसरों का रवैया, सबने उन्हें छटपटाहट दी। वे अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े, जहां बहसें होती। यहां उन्होंने पढ़ा कि कैसे अंबेडकर ने पूना पैक्ट से दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया, लेकिन आज भी वह आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा। चंद्रशेखर की सोच विकसित हुई। वे समझते कि कानून कागज पर तो अच्छे हैं, लेकिन लागू करने के लिए संघर्ष चाहिए। पढ़ाई के दौरान वे छोटे मोटे आंदोलनों में हिस्सा लेते, जैसे रोहित वेमुला की मौत पर प्रदर्शन या ऊना कांड पर, लेकिन उनका फोकस हमेशा दलित अधिकारों पर रहा। कानून की डिग्री लेने के बाद चंद्रशेखर वकील बने। सहारनपुर कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। यहां वे दलितों के केस मुफ्त लड़ते। एक केस में एक दलित मजदूर को ऊंची जाति के जमींदार ने पीटा, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं की। चंद्रशेखर ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और न्याय दिलाया। ऐसे कई केसों से उनकी पहचान बनी, लेकिन वे जानते थे कि व्यक्तिगत केस जीतने से सिस्टम नहीं बदलता। उन्हें बड़ा संगठन चाहिए। इसी बीच उनका जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, द ग्रेट चमार का साइन बोर्ड। 2015 में अपने गांव घड़कौली के बाहर चंद्रशेखर ने एक बोर्ड लगवाया, द ग्रेट चमार ओन ऑफ गढ़कौली वेलकम यू। यह बोर्ड कोई अहंकार नहीं था, बल्कि उन सामंती ताकतों को करारा जवाब जो दलितों को नीचा दिखाती थी। चमार समुदाय, जो चमड़े का काम करता है, कुछ सदियों से अपमानित किया गया, लेकिन चंद्रशेखर ने इसे गर्व का प्रतीक बनाया। बोर्ड लगते ही विवाद हुआ। ऊंची जातियां, खासकर ठाकुर, भड़क गए। वे बोर्ड हटाने की मांग करने लगे। प्रशासन ने दबाव डाला, लेकिन चंद्रशेखर नहीं झुके। उन्होंने कहा, अगर ठाकुर अपने गांव में द ग्रेट ठाकुर लिख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। यह घटना मीडिया में आई और चंद्रशेखर की पहचान बनी, लेकिन इससे खतरे भी बढ़े। धमकियां, हमले की कोशिशें। फिर भी यह बोर्ड दलित युवाओं के लिए प्रेरणा बना। पूरे सहारनपुर में ऐसे बोर्ड लगने लगे। इस विरोध ने चंद्रशेखर को प्रशासन और कट्टरपंथियों की नजरों में ला दिया। पुलिस ने उन पर धाराएं लगाईं दंगा भड़काने की, लेकिन वे साफ कर चुके थे कि अब दब कर नहीं रहेंगे। उन्होंने महसूस किया कि बिना संगठन के लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसीलिए 2015 में विनय रत्न सिंह और सतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की। नाम भीम अंबेडकर से प्रेरित भीमराव। शुरुआत में यह संगठन दलित बस्तियों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए पाठशालाएं चलाता था। पहली पाठशाला फतेहपुर भादो गांव में खोली गई। यहां सीनियर दलित छात्र जूनियर को पढ़ाते, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई खराब थी। देखते देखते 350 से ज्यादा स्कूल खुल गए, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली तक। लेकिन भीम आर्मी सिर्फ शिक्षा नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ ढाल बनी। जब कहीं दलित पर अत्याचार होता, भीम आर्मी के सदस्य पहुंचते, नीले गमछे पहनकर, मोटरसाइकिल पर। नीला गमछा अंबेडकर का रंग, समानता का प्रतीक। चंद्रशेखर का नीला गमछा आज उनकी पहचान है, लेकिन तब यह संघर्ष का चिन्ह था। भीम आर्मी की स्थापना के पीछे गहरा इतिहास है। भारत में दलित आंदोलन की जड़ें गहरी हैं, महात्मा फुले से शुरू अंबेडकर तक। लेकिन 21वीं सदी में दलित युवा राजनीतिक दलों से निराश थे। बसपा जैसी पार्टियां सत्ता में आईं, लेकिन दलितों की स्थिति नहीं बदली। भीम आर्मी ने नया रास्ता दिखाया, ग्रास रूट एक्टिविज्म। चंद्रशेखर ने इसे सेना की तरह संगठित किया, कमांडर यूनिट्स। वे कहते, शिक्षा से शक्ति, शक्ति से संघर्ष।
शुरुआती दिनों में फंडिंग नहीं थी तो सदस्य खुद पैसे जुटाते। एक बार एक गांव में दलित लड़की पर एसिड अटैक हुआ। भीम आर्मी ने आरोपी को पकड़वाया, मेडिकल हेल्प दी। ऐसे कामों से सदस्य बड़े हजारों युवा जुड़े, लेकिन चुनौतियां भी आईं। प्रशासन ने उन्हें अर्बन नक्सल कहा, लेकिन चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि वे संविधान की रक्षा कर रहे हैं। 2017 की उस उमस भरी गर्मियों में जब सहारनपुर का शब्बीरपुर गांव आग की लपटों में घिर गया, तब चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे योद्धा के रूप में उभरे जो न सिर्फ दलितों के घरों की रक्षा करने आया था, बल्कि सदियों से चली आ रही जातिगत दमन की पूरी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार था। शब्बीरपुर सहारनपुर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां दलित समुदाय के लोग मुख्य रूप से चमार जाति से थे और ऊंची जातियों, खासकर ठाकुरों का दबदबा था। अप्रैल मई 2017 में महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस के दौरान विवाद हुआ, जब ठाकुर समुदाय ने दलित बस्ती से गुजरने की कोशिश की और अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया। इससे भड़की हिंसा में दलितों के दर्जनों घर जला दिए गए, महिलाओं और बच्चों पर हमले हुए और एक ठाकुर की मौत हो गई। प्रशासन ने इसे सांप्रदायिक दंगे का नाम दिया, लेकिन हकीकत में यह जातिगत अत्याचार का एक और अध्याय था। चंद्रशेखर, जो उस समय भीम आर्मी के प्रमुख थे, खबर सुनते ही अपने साथियों के साथ पहुंचे। उन्होंने नीला गमछा कंधे पर डाला, बुलेट पर सवार होकर गांव में दाखिल हुए और दलितों को एकजुट किया। वे चिल्लाए, हमारा हक कोई नहीं छीन सकता, बाबा साहेब का संविधान हमारी ढाल है। उनके आने से दलितों में हौसला आया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें उकसाने वाला मान लिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर नहीं रुके। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जुटाई और मीडिया से बात की कि यह दंगा नहीं बल्कि सुनियोजित हमला है। लेकिन सत्ता की आंखों में वे कांटा बन चुके थे। उत्तर प्रदेश में उस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, जो कानून व्यवस्था पर सख्ती का दावा कर रही थी। चंद्रशेखर पर आईपीसी की कई धाराएं लगाई गईं, दंगा भड़काने, हत्या का प्रयास, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की। जून 2017 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया। यह एनएसए, जो आमतौर पर आतंकवादियों या देशद्रोहियों पर लगता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता पर लगाना सरकार की मंशा साफ कर रहा था, दलित आंदोलन को कुचलना। चंद्रशेखर को सहारनपुर जेल में रखा गया, जहां वे करीब 15 महीनों तक रहे। जेल की उन तन्हा रातों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। वे बताते हैं कि जेल में उन्होंने किताबें पढ़ी, अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मार्टिन लूथर किंग की जीवनी, मलकॉम एक्स के विचार। जेल की दीवारें उनके लिए विचारों का कैद खाना नहीं, बल्कि रणनीति बनाने का मैदान बनी। वे साथी कैदियों को संविधान की धाराएं सिखाते, दलित इतिहास बताते। बाहर भीम आर्मी ने उनका समर्थन किया, प्रदर्शन हुए, पिटीशन दाखिल की गई। लोग उनकी पुरानी वीडियो ढूंढते, जहां वे 20 साल पहले के युवा के रूप में दिखते, आंखों में सपना और हाथ में संविधान। एक वीडियो में वे कहते हैं, हम चमार हैं, लेकिन ग्रेट चमार, क्योंकि हमने सदियों से अन्याय सहा है और अब लड़ेंगे। उनकी आवाज, जो गहरी और दमदार है, आज भी लोगों को चौंका देती है। वह आवाज कई दशकों से दबी हुई चीख थी, जो अब मंच पर आ गई थी। जेल में रहते हुए भी उनके प्रभाव कम नहीं हुआ। भीम आर्मी ने स्कूल चलाने जारी रखे, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। नवंबर 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दी, कहा कि आरोप राजनीतिक है। रिहाई के बाद चंद्रशेखर ने समझ लिया कि सड़कों पर शोर मचाने से कानून नहीं बदलते, कानून बदलने के लिए सत्ता में बैठना जरूरी है। उन्होंने देखा कि बसपा जैसी पार्टियां दलितों का इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करती हैं, लेकिन असली बदलाव नहीं लाती। इसी सोच के साथ 15 मार्च 2020 को कांशीराम की जयंती पर उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन किया। पार्टी का नाम कांशीराम से जुड़ा क्योंकि वे बसपा के संस्थापक थे और दलित राजनीति के पिता माने जाते हैं। पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान की रक्षा, दलित बहुजन एकता, शिक्षा और रोजगार पर फोकस करता है। आज चंद्रशेखर का दायरा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं, बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। हाथरस कांड में 2020 में जब एक दलित लड़की का बलात्कार और हत्या हुई, चंद्रशेखर सबसे पहले परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाश जला दी ताकि सबूत मिट जाए। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किए, सीए एनआरसी के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंत्र तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्तार हो गए।
राजस्थान में जब एक दलित छात्र की हत्या हुई, वे वहां गए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया। हर जगह जहां मानवता शर्मसार होती है, वे पहुंचते हैं, चाहे ऊना में दलितों पर हमला हो या रोहित वेमुला की मौत पर प्रदर्शन। उनकी लंबी मूंछें, नीला गमछा और रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार होकर चलने का अंदाज युवाओं में क्रेज है। नीला गमछा अंबेडकर का रंग है, समानता का प्रतीक, जो वे हमेशा पहनते हैं। मूंछें ठाकुर स्टाइल में रखते हैं ताकि कह सकें कि दलित भी गर्व से जी सकते हैं। बुलेट उनकी गतिशीलता का प्रतीक, कहीं भी कभी भी पहुंच जाना। वे अक्सर कहते हैं कि वे रावण इसलिए कहलाना पसंद करते हैं क्योंकि रावण ने अपनी बहन सूर्पणखा के सम्मान के लिए राम से युद्ध छेड़ा था। रामायण में रावण को खलनायक दिखाया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर कहते हैं कि वह विद्वान था, बहन का रक्षक था और ब्राह्मण था, लेकिन दलितों की तरह दबाया गया। ये नाम उन्होंने खुद चुना ताकि सत्ता को चुनौती दें। मैं रावण हूं जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। उनका पूरा जीवन संघर्षों की किताब है, हर पन्ना लहू और पसीने से लिखा। जन्म से लेकर अब तक वे गरीबी से लड़े, भेदभाव से लड़े, जेल से लड़े। आज जब वे मंच से दहाड़ते हैं, सत्ताधीशों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि वे सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे बल्कि समाज को जगाते हैं। उनका सफर फर्श से अर्श तक है, जो बताता है कि हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलता और उसके लिए तपना पड़ता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रिहाई के बाद चंद्रशेखर ने राजनीतिक मैदान में कदम रखा, लेकिन चुनौतियां जारी रहीं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत नहीं मिली। चंद्रशेखर खुद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि वे दलित एकता चाहते हैं, न कि विभाजन। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने नागिना सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नागिना यूपी का एक रिजर्व सीट, जहां दलित और मुस्लिम वोटर बहुमत में हैं। उन्होंने बसपा, सपा और भाजपा को हराया, 50% से ज्यादा वोट पाए। यह जीत दलित राजनीति में बदलाव का संकेत थी, युवा शिक्षित नेता का उभरना। टाइम मैगजीन ने 2021 में उन्हें 100 इमर्जिंग लीडर्स में शामिल किया। कहा कि वे भविष्य को आकार दे रहे हैं। संसद में वे दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे उठाते हैं। हाल में यूजीसी रेगुलेशंस पर उन्होंने कहा कि जब समय आएगा, हम अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार को घुटनों पर ला देंगे। यह बयान विवादास्पद रहा, लेकिन उनके समर्थकों में जोश भरता है। चंद्रशेखर की राजनीति सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि सामाजिक है। वे कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है। वे सीए एनआरसी के खिलाफ थे। कहा कि यह मुस्लिमों को टारगेट करता है, लेकिन दलितों को भी प्रभावित करेगा। दिल्ली प्रोटेस्ट्स में वे जामा मस्जिद पहुंचे। पुलिस ने रोका, लेकिन समर्थकों ने उन्हें बचाया। बाद में गिरफ्तार हुए और तिहाड़ जेल भेजे गए। लेकिन हर गिरफ्तारी उन्हें मजबूत बनाती है। उनके पर्सनल लाइफ भी संघर्षपूर्ण है। पिता गोवर्धन दास की मौत 2020 में हुई, जो उनके लिए बड़ा झटका था। मां जग्गी देवी अब भी गांव में रहती हैं। चंद्रशेखर शादीशुदा नहीं, अपना जीवन आंदोलन को समर्पित कर दिया। वे फिटनेस फ्रीक हैं, जिम जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। उनके आलोचक कहते हैं कि वे उग्र हैं, हिंसा भड़काते हैं, लेकिन समर्थक कहते हैं कि वे जरूरी हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव नहीं आता। दलित इतिहास में चंद्रशेखर को अंबेडकर के बाद नया चेहरा माना जा रहा है। अंबेडकर ने कानूनी लड़ाई लड़ी, कांशीराम ने राजनीतिक, मायावती ने सत्ता हासिल की, लेकिन चंद्रशेखर स्ट्रीट एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स का मिश्रण है। वे युवाओं को आकर्षित करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स, वीडियो वायरल होते हैं। एक वीडियो में वे कहते हैं, शिक्षा से शक्ति, शक्ति से संघर्ष। भीम आर्मी अब 350 से ज्यादा स्कूल चला रही है, लाखों सदस्य हैं। पार्टी एएसपी अब दूसरे राज्यों में फैल रही है, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। 2025-26 में वे और बड़े चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन खतरे कम नहीं, धमकियां मिलती हैं, केस चलते हैं। फिर भी वे कहते हैं, मैं आजाद हूं, रावण हूं, लड़ूंगा। उनका नीला गमछा अब एक सिंबल है सत्ता को हिलाने वाला। यह कहानी जारी है। आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी कि कैसे एक गांव का लड़का सिस्टम से लड़कर एमपी बना। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।